चाइना ने पहली बार भारत को थैंक यू बोला है, भारतीय सेना को थैंक यू बोला है। लेकिन ये सुनकर के खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइना ने रसिया का जो हाल कर दिया है उसे देख करके भारत के लिए सतर्क होने का समय आ चुका है। इस वक्त आप सभी को पता होगा कि रसिया एक तरीके से काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हो चुका है चाइना के ऊपर, और चाइना की जो शक्ति बढ़ी है एशिया के अंदर लगातार बड़ी होती जा रही है। उसे देख करके लोग यही कह रहे हैं कि चाइना अब ना तो रसिया को कुछ समझ रहा है, ना ही भारत को कुछ समझ रहा है। भारत की तारीफ जरूर कर रहा है, लेकिन जब जब चाइना भारत की तारीफ करता है तो खतरे के संकेत बढ़ जाते हैं। और इस वक्त अगर आप देखें तो यूक्रेन युद्ध में जिस तरीके से रसिया को फंसाया गया, और फंसाने वाला कौन था? अमेरिका और चाइना। रसिया को जानबूझ करके यूक्रेन युद्ध में फंसा दिया गया पूरी तरीके से। ये प्रॉपर नेक्सस था अमेरिका और चाइना का। एक तरफ जहाँ पे अमेरिका के हथियार बिके, यूरोपीय देश आंख बंद करके अमेरिका के हथियार खरीदे, ईंधन खरीदे, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने जम करके रसिया का ईंधन लूटा है, एकदम सस्ते रेट पर लूटा है। ईरान का भी लूटा था, वो रसिया का भी लूटा उसने। तो ये जो अमेरिका और चाइना का जो नेक्सस चलता है, इसके अंदर में अब भारत को भी डाला जा सकता है। जैसे कि रसिया को तबाह कर दिया गया, ऐसे भारत को भी तबाह करने की साजिश हो सकती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत जिसके दम पर अपने आप को बैलेंस किया हुआ था पुतिन, अब कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये खबर आ रही है कि साल के अंत तक या फिर बहुत जल्द पुतिन का अंत होने वाला है। पुतिन की सरकार, मतलब पुतिन वहाँ पे नहीं रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रसिया की कोई और वहाँ पे आएगा, और चाइना इसकी जमकर तैयारी कर रहा है। चाइना का मेन लक्ष्य यही है कि जैसा उसने पाकिस्तान को बना करके रखा है, ठीक वैसे ही वह रसिया को भी अपना एक कॉलोनी बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके लिए डायरेक्ट वहाँ पे जो अधिकारी हैं, डायरेक्ट वहाँ पे जो पुतिन के नीचे जो लोग काम करते हैं, उसके साथ वो मीटिंग कर रहा है, उनके साथ वो अपने संबंध को मजबूत बना रहा है। और यहाँ पे बड़ी बात यह है कि जैसे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, उसी तरीके से रसिया के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन ये दोनों जो हैं सो फाइनेंशियली काफ़ी हद तक अब चाइना पर निर्भर होते हुए नजर आ रहे हैं। रसिया बहुत सारा कर्ज ले रखा है चाइना से, उसी तरीके से पाकिस्तान भी ले रखा है। तो चाइना ने तो एकदम से पाकिस्तान को अपना एक कॉलोनी बना दिया, पाकिस्तान को अपना कॉलोनी बना दिया चाइना। और अब यही काम हुआ रसिया के साथ भी करता है, क्योंकि रसिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, ईंधन की कोई कमी नहीं है। तो चाइना की यही कोशिश है कि हम रसिया को भी कैसे पाकिस्तान की तरफ अपना कॉलोनी बना ले, क्योंकि पुतिन तो चले जाएंगे कुछ दिन के बाद। विरोध है, सब कुछ है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी रिपोर्ट आ रही हैं। तो उसके बाद जो उसके पास परमाणु हथियार हैं, जैसे उसने पाकिस्तान को कंट्रोल किया, वैसे ही वह अब रसिया को कंट्रोल करने वाला है। और जब यह चीज़ जब हो जाएगा तो फिर चाइना की जो शक्ति है वह अमेरिका को न केवल टक्कर देगी, बल्कि अमेरिका से ऊपर पहुंच जाएगी कई मामलों में। क्योंकि रसिया जैसा सुपर पावर एक तरीके से अगर चाइना के कंट्रोल में चला गया, तो फिर भारत के लिए जो एशिया के अंदर जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। भारत के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और आप देखिए अभी चाइना किस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है खुद को। बांग्लादेश के अंदर एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट पर साइन कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्ट्स ले चुका है। तो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश, श्रीलंका से लेकर के नेपाल तक चारों तरफ चाइना घुसा हुआ है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। और भारत, मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से अभी एक्शन ले रहा है, जिस तरीके से बातें कर रहा है, उससे साफ है कि भारत सतर्क है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो अमेरिका और चाइना, ये दोनों अचानक से भारत को लेकर के बदलते हुए जा रहे हैं। चाइना जहां भारत के करीब आ रहा है, अमेरिका भारत से थोड़ी सी दूरी बना रहा है। आप देख सकते हैं कई सारे स्टेप्स अचानक अमेरिका की तरफ से उठाए गए हैं। जो अमेरिका पहले भारत को अपना एक साझेदार समझता था, अपने पार्टनर की तरह समझता था, वो अब अचानक से भारत को अब पाकिस्तान के लेवल पे तुलना करने लगा है कई मामले पर। कुछ समझ ही नहीं रहा अमेरिका भारत को। वही खेल आप देखिए चाइना के साथ। कुछ दिन पहले चाइना पुतिन की बहुत इज्जत करता था, रसिया के साथ अच्छी अच्छी बातें करता था, उनकी तारीफ करता था, उनकी डील करता था, थैंक यू बोलता था। लेकिन अब वो सब कुछ जा चुका है, पुतिन के साथ ये डील करने को तैयार नहीं है। चाइना को पता है कि ऑलरेडी बहुत सारा कर्ज हमारा ले चुके हैं पुतिन और रसिया, ये सब। तो चाइना अब डील करने से भी बच रहा है रसिया के साथ। तो वैसी नौबत अब भारत के साथ अमेरिका शुरू कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की नज़र में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबको वह एक ही कैटेगरी में रखता है। अमेरिका अब रखना शुरू कर चुका है, पहले ये नहीं था, अभी कुछ समय पहले तक। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, क्योंकि चाइना जो लगता है उसकी जो ताकत बढ़ रही है, उसे देख करके अमेरिका को ये लग रहा है कि भारत एशिया के अंदर चाइना को भरपूर तरीके से काउंटर नहीं कर पाएगा। तो जब काउंटर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? तो फिर अमेरिका उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। और ट्रंप की ये पूरी कोशिश भी रही है कि जैसे हम पाकिस्तान को तौलते हैं, वैसे ही हम भारत को भी तौल देंगे। लेकिन हालांकि अभी तक जो लीडरशिप है भारत के अंदर, उसने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन देर सवेर भारत अगर सतर्क नहीं रहा तो फिर चीन और अमेरिका दोनों मिल करके
भारत को खोखला कर सकते हैं और वही हाल हो सकती है जैसे कि आज रशिया को फंसा दिया गया युद्ध में, वैसे ही ये चाइना और अमेरिका मिलकर के भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध में फंसा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान तो बर्बाद हो चुका है, अगर उसके साथ हम युद्ध में जाएंगे तो हमारी भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह ये सब कुछ बर्बाद होगी। तो ये कोशिश रहेगी क्योंकि ये दोनों मिलकर के अब राज करना चाहते हैं पूरे दुनिया के ऊपर। और कई सारी रिपोर्ट है जिसमें बताया जाता है कि भारत ही है जो चाइना को टेक ओवर कर सकता है, अमेरिका को टेक ओवर कर सकता है फ्यूचर में। और यही कारण है कि दोनों नेक्सस अपना नहीं चाहते हैं कि कोई और यहाँ पे आगे बढ़ जाए। जैसे कि आप अमेरिका के अंदर देखिए, 2 ही पार्टी सिस्टम है जो कि पूरे अमेरिका को रूल करती है बारी बारी से, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो यही मानसिकता है उनकी और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, अमेरिका की और इसकी चाइना की। इनका मकसद है कि भाई हम ही लोग रूल करेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो रशिया को इन्होंने खत्म कर दिया, रूस को। पुतिन की भी कहानी खत्म है। अब इस साल के अंत तक या फिर अगले साल तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार उनकी गद्दी नहीं बचेगी, चाइना का पूरे पर कब्जा हो जाएगा रूस के अंदर। क्योंकि रूस के अंदर अगर आप देखें तो अमेरिका का वहाँ प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो चलिए क्या कहते हैं, अमेरिका का वहाँ पे है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन रशिया के अंदर तो भी नहीं है। रशिया के पुतिन जाएंगे, चाइना पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेगा, वहाँ पे चाइनीज भाषा सिखाई जाएगी। जिस तरीके से तिब्बत के अंदर आज महिमा मंडन होता है चाइना का, वैसे ही रशिया के अंदर भी शुरू हो जाएगा। आज वैसे भी सारे जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी हार्डवेयर है, सब कुछ चाइना से ही जा रहा है, वहाँ पे सारा इंपोर्ट होता है रशिया के अंदर खोल करके। तो अब हम लोग जानेंगे कि क्या भारत के साथ भी ऐसा सिचुएशन बन सकता है, क्योंकि जो अभी क्या अपडेट्स आ रही है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे भारत और चीन को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग अभी जानेंगे। देखिए, मनीला बैठक के सिर्फ 2 दिन बाद भारत ने चीन को सबसे करारा जवाब दे दिया है। ये बैठक कहाँ पे हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी, इसकी जानेंगे जानकारी, और भारत ने कौन सा जवाब दिया है इसको भी समझेंगे। और भारत ने साफ ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर चीन का कब्जा पूरी तरीके से अवैध है और ये भारत को स्टैंड अपना बहुत ही फर्म रखना पड़ेगा। चाइना के सामने जरा सा भी नरमी अगर आप करते हैं तो वह आपके अंदर घुसना शुरू कर देगा। एक एक इंच करते करते बहुत अंदर आ सकता है। देखिए, चीन दोस्ती की बात तो कर रहा है और भारत ने सोवरेनिटी पर जीरो कंप्रोमाइज का संदेश सुना दिया है। जानेंगे क्या कहा है भारत ने, इंपॉर्टेंट बातें हैं बहुत। फिर जयशंकर की डोटूक सामने आई है कि सीमा पर शांति नहीं तो चीन के जो सामान्य रिश्ते हैं वो भी नहीं रहेंगे। और चीन ने पहली बार पूरी दुनिया के सामने भारतीय सेना को थैंक यू क्यों कहा, ये सभी खबर आपको पता है। इस पर हम लोग जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। और फिर भारतीय नेवी ने जब बचाई है चीनी नागरिकों की जान, तब बीजिंग कैसे एहसान मानने पर मजबूर हो गया है, वही खबर है, उसी को हम लोग आगे जानेंगे। ताइवान और तिब्बत पर भारत का रुख फिर से चर्चा में आ गया, क्योंकि असली कहानी इससे ज़्यादा बड़ी है। समझेंगे कि कैसे भारत इसको डील कर रहा है। और फिर तिब्बत को दुनिया से मिटा करके जीजांग नाम क्यों थोप रहा है चाइना, तिब्बत का नाम बदल करके उसको नाम एक जीजांग क्यों दे रहा है, इसको भी समझेंगे। और चीन जहां पर साझेदारी की बात कर रहा है, लेकिन भारत ने ट्रेड डेफिसिट पर सख्त सवाल दाग दिए हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये चीज़ रशिया के अंदर सवाल नहीं हो रहा है। रशिया पूरी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है ट्रेड को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के। लेकिन भारत है जो कि डटकर सवाल भी पूछता है। समझेंगे क्या मामला है कि इसमें कितना दम है सवाल में। और फिर भारत चीन व्यापार रिकॉर्ड पर अगर आप देखें तो रिकॉर्ड पर है, लेकिन घाटा इतना बड़ा है कि नई चिंता हो गई है भारत के लिए, समझेंगे। और फिर मिलिट्री कम्युनिकेशन बढ़ाने पर प्रस्ताव चाइना दे रहा है। क्या भारत चीन रिश्तों में नया मोड़ इससे आ सकता है, इसको भी जानेंगे। और एक तरफ दोस्ती की बातें, दूसरी तरफ कब्जे का आरोप, आखिर चीन का असली खेल क्या है, इस पर भी हम लोग जानेंगे। तो ये सब कुछ हम लोग अभी विस्तार से समझ लेंगे कि आखिर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो मनीला में जयशंकर जी और वांग यी जो कि चाइना के विदेश मंत्री हैं, उनकी मुलाकात होती है। और उसके सिर्फ 2 दिन के बाद भारत ने चीन को कड़ा जवाब दिया है, संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संप्रभुता का उल्लंघन भारत नहीं बल्कि चीन कर रहा है। ये एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है भारत की तरफ से। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा है कि चीन पर उन्होंने गंभीर कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत ने कहा कि चीन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। ये बड़ी स्टेटमेंट है, इसके लिए हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। भारत के मुताबिक यह कब्जा जो है जो कि 1963 यानी कि 1963 से जारी है। और भारत ने कहा है कि इन क्षेत्रों पर भारत का वैध और कानूनी अधिकार है। जम्मू कश्मीर में चीन के चल रहे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका भी भारत ने कड़ा विरोध किया। और भारत ने दोहराया है कि वह कभी भी चीन की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करता है। भारत का साफ संदेश है कि नेशनल सोवरेनिटी पर हम जीरो कंप्रोमाइज करेंगे। यानी कि चाइना बार बार भारत की सोवरेनिटी को साथ प्रॉब्लम किया है, लेकिन अब भारत जो है उसके सामने इस मामले में तो कम से कम एक सेकंड भी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है, 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये चीज़ क्लियर है और ये क्लियर होना चाहिए, चाहे सरकार किसी के भी आए, गवर्नमेंट किसी के भी आए, आगे भी ये चीज़ चाइना के साथ आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अब सवाल है कि चीन क्या कह रहा है।
तो देखिए, वांग यी ने कहा है कि भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि साझेदार हैं और दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि अवसर है। ये सब मीठी मीठी बातें हैं। चीन ने यह भी दावा किया कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है और दोनों देशों के बीच व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। हाई लेवल डायलॉग्स भी जारी रखने की बात कही गई है चाइना की तरफ से। इसके अलावा ट्रेड, मीडिया और पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ाने पर का प्रस्ताव भी यहाँ पर दिया गया है और फिर सेंसिटिव इश्यूज को बातचीत से सुलझाने पर भी जोर दिया गया है। फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, शेयर डेवलपमेंट एंड शेयर प्रोस्पेरिटी की बात, ये सब वही सब बातें हैं। और चीन ने भारत को ग्लोबल साउथ का अहम साझेदार बताया है। कभी कभी भारत को खुश भी करता है चाइना, इस तरीके से थोड़ा सा प्राउड फील कराता है। और मल्टीपोलर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की चाइना ने अपील की है भारत के साथ। ये सारी अपील की गई है चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा। अब अगर आप देखें तो मनीला में हाल ही में भारत और चीन के बीच में ये अहम बैठक हुई है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की अहम बैठक हुई और बैठक में सीमा विवाद, व्यापार, सप्लाई चेन और द्विपक्षीय संबंध को उस पर विस्तार से चर्चा हुई। यही मुख्य मुद्दा रहा और कई वर्षों से जो तनाव चला रहा है भारत और चाइना के बीच में, उसके बाद रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में ये बातचीत आगे बढ़ी है और दोनों देशों ने राजनयिक और आर्थिक संपर्क बढ़ाने पर जोर भी दिया है। अब देखिए, ताइवान और तिब्बत पर चाइना हमेशा अलर्ट रहता है, लेकिन भारत का भी रुख स्पष्ट है। हालांकि देखिए, चीनी सरकारी मीडिया की अगर बात करें तो जिनजुआ, उसका दावा है कि जयशंकर जी ने कहा है कि ताइवान और तिब्बत भारत का रुख नहीं बदला, उस पर भारत का रुख नहीं बदला है। ये स्टेटमेंट इसका आया हुआ है। तो देखिए, भारत चीन की सॉवरेनिटी का सम्मान करता है लंबे समय से। भारत का जो आधिकारिक तौर पर अगर आप देखें तो तिब्बत को भारत आधिकारिक तौर पर तिब्बत को चीन का स्वायत्त क्षेत्र ही मानता है, क्योंकि ये अभी से नहीं बल्कि कई गवर्नमेंट से ये बातें चली आ रही है, पिछली गवर्नमेंट से। और भारत किसी भी आधिकारिक मंच पर जो तिब्बतियन इंडिपेंडेंस है उसका समर्थन भी नहीं करता है, ये भी बात सही है। लेकिन भारत दलाई लामा और तिब्बत शरणार्थी को आज भी शरण देता है और उनके जो भी कॉज है उसको सपोर्ट भी करता है। और 1959 से अगर आप देखें तो भारत तिब्बती समुदायों को जो है एक तरीके से संरक्षण भी देता आया है। और ताइवान के साथ भी अगर आप देखें तो भारत के औपचारिक राजनयिक संबंध तो नहीं है, लेकिन 1995 से दोनों देशों ने इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर स्थापित किए हुए हैं। तो भारत ताइवान के साथ जो है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन लगातार बढ़ा रहा है। भारत ने 2010 के बाद अगर आप देखें तो आधिकारिक बयानों में वन चाइना पॉलिसी का जिक्र करना बंद कर दिया था। अब आगे बढ़े तो चाइना भी तिब्बत को लेकर कैसे अग्रेसिव हो गया इसको समझिए। तो तिब्बत की जगह अब जीजांग उसका नाम बदल दिया गया है। चीन अब आधिकारिक दस्तावेजों में तिब्बत की जगह पे जीजांग शब्द का इस्तेमाल कर रहा है और बीजिंग तिब्बत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो उसकी पहचान है उसे बदलने की कोशिश कर रहा है और वह नहीं चाहता है कि भारत इसमें कोई भी इंटरफेयर करे। हालांकि भारत की तरफ से दलाई लामा का समर्थन जारी है और उन्हें जो अच्छा लगता है भारत उसे करने देता है। और तिब्बत शब्द को जो है, तिब्बत शब्द दुनिया को दलाई लामा, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम मूवमेंट की याद दिलाता है हमेशा और भारत इसे जिंदा रखता है उस हिसाब से। और जो जीजांग है यह चीन की राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि ये नाम बदल करके अब तक हमने हिस्ट्री में सब कुछ तिब्बत के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब उसका नाम ही बदल दे रहा है चाइना। बोलेगा कि हमने तो इसमें कोई अत्याचार किया ही नहीं है, तो जीजांग नाम है, तिब्बत तो है ही नहीं। तो ये सब नैरेटिव बदलने की कोशिश चाइना की तरफ से चल रही है। अब यहाँ पर अलर्ट होने की बात है, क्योंकि चाइना ने पहली बार इंडियन आर्मी को थैंक यू कहा है। ये जो PLA है उसकी 99वीं जो वर्षगांठ है उस पर चीन ने भारतीय सेना का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद किया। और भारत में चीनी डिफेंस जो अटैची है, उनका जो रियर एडमिरल है, एडमिरल नाम है उनका, यू जियांग, उन्होंने इंडियन आर्मी की खुल करके सराहना की। और चीन ने कहा कि भारत का एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। इसका कारण है क्योंकि केरला कोस्ट पर चाइनीज कार्गो शिप में अचानक आग और विस्फोट लग गई थी और भारतीय नेवी और कोस्ट गार्ड ने 12 चाइनीज क्रू मेंबर्स की जान बचाई है वहां पर। और चीन ने इसे दोनों देशों के बीच में भरोसे और सहयोग की मिसाल बता रहा है। तो चाइना तो बता रहा है ये चीज, लेकिन आप देखिए रशिया का उसने क्या हाल कर दिया, रूस का क्या हाल कर दिया है चाइना ने, सबको पता है। और भारत के साथ भी जब वही सुलूक ना कर दे, इसलिए भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब इसको दिया जाता है समय समय पर, जो कि जरूरी है। हालांकि चाइना देखिए बहुत दोस्ती के लिए क्या क्या कर रहा है, मिलिट्री कोऑपरेशन का भी संकेत दे रहा है। चीन ने भारत के साथ मिलिट्री कम्युनिकेशन बढ़ाने की इच्छा जताई है। इसका मतलब है कि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के जरिए लगातार संपर्क बनाए रखने की बात कही है उसने, ताकि दोनों देशों के बीच में जो है म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे। और सितंबर में होने वाले जो SCO समिट है उससे पहले इसे एक बड़ा सकारात्मक संकेत माना जा रहा है कि चाइना इस तरीके से सब दे करके और भारत के अंदर जो SCO समिट है उसको सपोर्ट एक तरीके से करने की कोशिश कर रहा है।
और अभी हाल ही में एलएसी पर भी जयशंकर जी की दो टूक सामने आई थी कि जहां पर उन्होंने कहा था कि सीमा पर शांति के बिना सामान्य रिश्ते संभव नहीं है। चाइना को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। एलएसी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है वो भारत की पहली शर्त है और अक्टूबर 2024 से दोनों देश सीमा पर स्थिरता बहाल करने पर काम भी कर रहे हैं। सीमा पर शांति ही सामान्य जो संबंध है उसी की बुनियाद है। ये जयशंकर जी ने संदेश दे चुके हैं पहले ही चाइना को। और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए, डिप्लोमेसी के जरिए मतभेदों को संभालना होगा, ये बात मुझे कही गई है। अब सवाल है कि कहीं भारत को रशिया के जैसा सामना न करना पड़े चाइना के सामने, क्योंकि अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखें तो रशिया और चाइना का बहुत ज़्यादा हद तक इम्बैलेंस हो चुका है, लेकिन काफ़ी हद तक क्योंकि रशिया को उसको एक्सपोर्ट करता है अपना ईंधन और नेचुरल रिसोर्स सब कुछ, तो काफ़ी हद तक उधर ठीक ठाक भी है। लेकिन भारत के केस में अगर आप देखें तो ट्रेड डेफिसिट डराने वाली है। भारत ने चीन के सामने फेयर ट्रेड का मुद्दा मजबूती से उठाया है। भारत ने उठाया है कि भाई फेयर ट्रेड होनी चाहिए हम लोग के बीच में, और बैलेंस्ड ट्रेड रिलेशनशिप की मांग भी की गई है। मार्केट एक्सेस में बराबरी की मांग रखी गई है भारत की तरफ से। सप्लाई चेन सिक्योरिटी को लेकर के चिंता भी जताई गई है और भारत ने चाइनीज मार्केट में भारतीय कंपनियों के लिए ज़्यादा अवसर मांगे हैं। इसी के साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है और इंजीनियरिंग गुड के लिए भी बेहतर मार्केट एक्सेस की मांग रखी गई है कि हम भी चाइनीज मार्केट में एंट्री करें, इसके लिए हमें भी मौका दो। क्योंकि अगर भारत और चीन के बीच में जो व्यापार आंकड़े देखेंगे ना, तो यहीं से सारा का सारा गुलामी का संकेत दिखता है और यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना बोल करके आपको गुलाम नहीं बनाएगा। चाइना एक नए तरीके का ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है। किसी भी देश को पहले व्यापार, कर्ज और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसता है और फिर उसको ब्लाइंड करता है और फिर वहाँ पे कब्जा अपना शुरू कर देता है। आज आप देखिए वित्त वर्ष 2025-26 में चीन से भारत का जो इंपोर्ट है तकरीबन $132 बिलियन रहा है और दोनों देशों के बीच में कुल व्यापार कितने हैं तो $151 बिलियन तक, जिसमें से हम उससे इंपोर्ट ही करते हैं $132 बिलियन का। इसका मतलब है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है भारत का वह $100 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया चीन के साथ, और यह किसी भी देश के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा है। इसीलिए हम अमेरिका के साथ भी व्यापार करते हैं, यूरोप के साथ भी व्यापार करते हैं, लेकिन चाइना के साथ देखिए हम अपना माल वहाँ पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं, जबकि पहुँचाना होगा हमें भी। ये चीज़ ज़रूरी है, चाइना को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर के ये चीज़ संतुलित होगा। तो मैंने आपको बताया कि कैसे ये ट्रेड डेफिसिट और ये जो ज़मीन वाला मामला है इस तरीके से सब कुछ करके, और रशिया पर जो अभी कैप्चर करते जा रहा है चाइना, ये भारत के लिए डराने वाली बात है। क्योंकि अगर आप एशिया के अंदर देखें तो भारत और रूस मिलकर के चाइना और अमेरिका को बैलेंस कर रहे थे, लेकिन रशिया खत्म, रूस खत्म, भारत पे भी दबाव बढ़ रहा है। चाइना और अमेरिका कहीं ना कहीं से मिलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों बड़ी पावर हैं, दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं करते आसानी से। अब देखिए अमेरिका लगाता है प्रतिबंध, चाइना वहाँ से जाकर तेल लेता है, ईरान का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहे, लेकिन इनके बीच में जो भी आ रहा है उसको ये लोग हार्म कर रहे हैं। तो इन लोगों ने पुतिन को निपटा दिया। पुतिन को पता नहीं चला, वो जोश में थे, अपने प्राउड में थे और फील नहीं कर पाए इस चीज़ को, लेकिन चाइना ने ही यूक्रेन युद्ध में पुतिन को तहस नहस किया है अमेरिका के साथ मिलकर के। ये बात अब कई जगहों पे लिखी भी जाती है। तो भारत को यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, न केवल अमेरिका से, न केवल चाइना से, बल्कि दोनों से। ये जो RIC का नाम चलता है कि ये बन जाएगा तो हम अमेरिका को काउंटर कर देंगे, ये सब अब सब सिर्फ और सिर्फ चाइना के ही उस पर निर्भर है। उसी के अगर वो चाहेगा तभी हो पाएगा, क्योंकि RIC में अगर आप देखो तो रशिया कमज़ोर हो चुका है, इंडिया की ताकत बची हुई है, लेकिन ये दोनों मिलकर के कमज़ोर कर सकते हैं। और चाइना की बात तो आपको मैंने बताया कि कैसे भारत उस पर निर्भर है अभी भी व्यापार और इस सब के मामले में। अमेरिका पे भी हम निर्भर हैं अपना वहाँ पे एक्सपोर्ट को लेकर के, और चाइना से हम इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो इसको हमको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि हम भी जो है सच्चे तरीके से आत्मनिर्भर बन सकें और चाइना को लंबे समय में धीरे धीरे करके काउंटर करने के काबिल बने। ठीक है ना, तभी हमारी इज्जत यूरोप में, अमेरिका में, चाहे और भी जगह पे रहेगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। जो खेल रशिया के साथ हुआ है, कहीं हमें युद्ध में फंसा करके वही खेल ना कर दिया जाए, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए भी सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हमेशा ओपन रखने चाहिए, मिलिट्री कम्युनिकेशंस भी ओपन रखने चाहिए होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस पर फिर आगे भी हमारी चर्चा होगी। धन्यवाद, नमस्कार।